आप ज्योतिराज सिंधिया जी। अध्यक्ष महोदय, ज्योतिराज सिंधिया। आज मैं अपने एनडीए के गठबंधन को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। लेकिन जो ये दृश्य अध्यक्ष महोदय इस प्रजातंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं, जिस प्रजातंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृति, इस देश का सद्भाव, इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती, जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती, उस प्रजातंत्र के मंदिर में ये स्पष्ट हो गया है अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज जो दृश्य हम देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। न देश की जनता की ठोक कर 2 बार चुनाव में नतीजा हजम करने के लिए तैयार है, न सदन की बात सुनने के लिए तैयार है। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सर आपका संरक्षण मैं चाहता हूं, इनको कंट्रोल किया जाए। देश की जनता ने तो अपना पूरा परिणाम इनके चेहरे पे दिखा दिया। जो जनता के सामने नहीं कर पा रहे वो आज सदन में बैठ के कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। जो अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा यहां लाया गया, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर की बात नहीं है। मिशन मणिपुर के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हम इनको भी बता दें कि अगर ये इनका वर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम सुनने नहीं देंगे। पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो इस क्षेत्र में और इस सदन में प्रस्तुतिकरण हुई है, ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं। ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, सारे आवश्यक विमर्श एक तरफ रखे गए हैं और इनकी हट एक तरफ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभापति महोदय सदन के बाहर मणिपुर पर संवेदनशीलता के साथ बयान दिया, लेकिन इनका हट है कि बयान सदन के अंदर दें।
गृह मंत्री जी ने यहां बैठकर दिन प्रतिदिन स्पष्ट किया कि जिस दिन जिस घंटे पे आप चर्चा करना चाहते हैं हम तैयार है करने के लिए, लेकिन 17 दिन इसी तरह ये सदन को इन्होंने चलने नहीं दिया। 17 दिन मजबूर करके स्थगित किया। और आज अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये लोग मौन व्रत की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था? इसका जवाब ये दें। और केवल सन 1993 में नहीं, लेकिन 2011 में जब मणिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला, जातीय हिंसा चली, तब उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था? इसका उत्तर भी ये लोग दें। तो सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर दोगली राजनीति नहीं है, ये अगर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। आज सभापति महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मैं इनको भाषण नहीं दूंगा, लेकिन जो इनकी अवसरवादी सोच है उसका पर्दाफाश पूरे देश के जनता के समक्ष में रखना चाहता हूं। ये जो समूह है I.N.D.I.A. इस समूह में एक प्रोफेसर हैं जो मोरालिटी की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व वो एक ऐसे दल के करते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की नई कीर्तिमान स्थापित की। इस I.N.D.I.A. समूह में एक ऐसी समूह की नेत्री है जिस समूह की नेत्री सोचती है कि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना सबसे बड़ी भूल है। ये इनका असली चरित्र है। मुझे लगता है आप बहाना ढूंढ रहे हैं बाहर जाने का। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। कार्यकर्ता ने आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया, उसका उत्तर सुनिए आप। ये बिल्कुल मर्यादाहीन व्यवहार करना, उसके बाद वॉकआउट करना, ये लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। नो, बिल्कुल गलत बात है ये। आपका इस प्रकार से बहाना लेकर के बाहर जाना, ये बिल्कुल संसदीय व्यवस्था का अपमान है। ये बात कृपा करके नोट करिए आप लोग, प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज। सभापति महोदय, देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। इन्हें तो सभापति महोदय अपने अविश्वास प्रस्ताव पे स्वयं ही विश्वास नहीं है। सुन लो, सुन लो, सुन लो, धैर्य रखो और सुन लो। इतने उत्तेजित मत हो। जो देश की जनता ने परिणाम दिया है वो स्वीकार करो। अब सभापति महोदय, इनके जो एक समूह है I.N.D.I.A. घमंडिया समूह, उस समय में समूह में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने स्वयं यूपीए सरकार पर 2G और कोल स्कैम का PI लगवाया। और आज कांग्रेस का हाथ आपके साथ। ये स्थिति अंदर की बात। और वही स्थिति सभापति महोदय हमारे टीएमसी के साथी यहां बैठे हुए थे।
जिस टीएमसी के बारे में अधीरदा रोज इस सदन में लपक लपक कर भ्रष्टाचार की बात करते थे, चिटफंड की बात करते थे, अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की कत्लों की बात कर रहे थे, आज वही कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल हाथ में हाथ उस टीएमसी के साथ मिला रहे हैं। सभापति महोदय, तो ये इनकी असलियत है। और जो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर इन लोगों को अपने गठबंधन में एक दूसरे के विरोधी होकर भी सत्ता के लालच के साथ पूरे तरीके से कुनबे की तरह साथ में आ रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू की बात करें, लालू प्रसाद यादव जी पर जो रोजगार का आरोप लगाया था, जमीन पर रोजगार का एक्ट का आरोप लगाया था, वो जेडीयू के वर्तमान के अध्यक्ष ने स्वयं सीबीआई को सबूत अपने हाथों से दिलवाया था और आज दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। ये संविधान बचाने की बात करते हैं सभापति महोदय, ये क्या अपना ईमान पहले बचा पाएं, उसका उत्तर देश की जनता को दें। आज सभापति महोदय विचित्र स्थिति है। आगे ये नाटक कर रहे थे, आगे क्या नाटक करते हो? आपका स्वागत है, अंदर जाता है। बहुत बढ़िया ड्रामा कर रहे हैं। आपका स्वागत है। आज बड़ी विचित्र स्थिति है सभापति महोदय कि जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके, जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके हैं और जिनके इतिहास में वैचारिक या व्यवहारिक संबंध या सिद्धांतिक संबंध न हो, वो आज लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ होकर लोकतंत्र बचाने की आवाज लेकर आज सदन में आए। जहां मणिपुर हिंसा की बात की गई सभापति महोदय, इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों थे? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थे? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे? और मैं अधीर रंजन जी का जो शब्द था, जो अंग्रेजी का कोटेशन उन्होंने दिया, इन सभी समय में एवरी मॉर्निंग सभापति महोदय, न्यू विडोज वर हाउलिंग, एवरी मॉर्निंग न्यू चिल्ड्रन वर क्राइंग, एवरी मॉर्निंग न्यू हाउसेज वर फॉलिंग। और मूक दर्शक के रूप में हमारे ये साथी बैठकर सरकार में बैठे हुए थे। आज यहां बैठकर गौरव गोगोई जी ने, सबर रखो, सबर रखो, आराम से सुनो, सबर रखो, थोड़ा सीख लो। गौरव गोगोई जी ने आसाम अकॉर्ड की बात की। जिस आसाम अकॉर्ड की बात की, उस आसाम अकॉर्ड का क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार ने कभी की? आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया था। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 1 साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
अगर सच्चाई मैं बताऊं, प्लीज प्लीज उत्तेजित मत हो, उत्तेजित Listen, मत हो listen. गौरव। No, no, no. अगर बोलते Shashid, हो तो थरूर सुनने की साहब, क्षमता please sit रखो, सुनने की बैठिए क्षमता बैठिए रखो। बैठिए जनता ने गौरव आपकी को चिल्लाने को आप बैठ नकार जाइए दिया। बैठ जाइए। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपनी फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की कावियात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की कावियात की शुरुआत। चार्जशीट सभापति महोदय बड़ी लंबी है। 1960 के दशक में जब मणिपुर में अलगाववादी समूह ने हिंसा की शुरुआत की, जब वो जन्म हुआ तो वो कौन था जो उनके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार था? वो कौन था जिन्होंने उनके साथ बैठकर समझौता किया? और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मणिपुर जल रहा था, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी। और आज आप मणिपुर के और आज सभापति महोदय अधीर दा उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी, मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents. Please, ये सुनिएगा, please think that Manipur is a part of this country. It affects the whole nation. शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहां भाषण देने के पहले। मुझे आज सभापति महोदय मुजफ्फर वारसी जी की शब्द याद आती और मैं कोट करना चाहता हूं, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें, कल गृह मंत्री जी ने सदन में पूरा व्याख्यान दिया। इनके मंत्री संतरी न तंत्री एक बार भी मणिपुर गए। हमारे गृह मंत्री 3 दिन वहां रात दिन बिताए हैं। हमारे राज्य मंत्री ने 23 दिन, नित्यानंद राय जी ने मणिपुर में बैठकर स्थिति का जायजा लिया। आज राहत राशि वहां पहुंची है, अनाज पहुंचा है, वर्चुअल सिस्टम से स्कूल्स चल रही हैं, आर्मी की फोर्स पहुंची है, इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं। जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आंकड़े की आप बात करते हो तो आंकड़े की पुष्टि करो। ये पिछले 9 साल मणिपुर में सबसे शांतिपूर्ण समय रहा है इंसर्जेंसी के दृष्टिकोण से। आपके 10 साल से 3 गुना कम इंसर्जेंसी हुई है और 6 गुना कम सिविलियन डेथ्स आज मणिपुर में हुआ है। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते थे 1 दशक पहले, तो चित्र हमारे दिमाग में आता था। हिंसा का चित्र आता था, आतंक का चित्र आता था, अस्थिरता की चित्र आती थी। और उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि दशकों से जो सरकार रही थी
उनकी सोच विचारधारा थी कि अगर बॉर्डर विलेजेस में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर विकास किया तो वहां जागरूकता उत्पन्न होगी, इसलिए उन्हें विकास से वंचित रखा जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में देश के प्रधानमंत्री ने पहला कदम लिया। जो भी हिंसक संगठन थे मणिपुर के, उनके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करके म्यांमार तक खदेड़ के भेज दिया था सभापति महोदय। और उसके बाद पहला कदम जो लिया, विकास व्यापक सोच के साथ, एक विचारधारा के साथ, उन्होंने एक विकास का मंत्र दिया सभापति महोदय, विकास का मंत्र दिया हीरा, क्योंकि उत्तर पूर्वीय क्षेत्र भारत का हीरा है। हीरा मतलब हाईवे, हीरा मतलब इंटरनेट, हीरा मतलब रेलवेज, हीरा मतलब एविएशन। और जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केवल 2500 करोड़ का रेलवे बजट होता था, आज 10,000 करोड़ रुपए का रेलवे बजट है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मेघालय जैसे राज्य को 100 साल इंतजार करना पड़ा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने, कि मेघालय को अपने 100 साल में पहला स्टेशन मिला जब बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी। नागालैंड को 100 साल बाद शोकुवी में एक रेलवे स्टेशन, दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। और इसी के साथ साथ जब यूपीए की सरकार थी, उस समय सड़क की प्रगति और विकास, गडकरी साहब यहां बैठे हुए हैं, 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन की कछुआ चाल के आधार पर चलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गडकरी जी की जोड़ी ने आज उत्तर पूर्वी राज्य में 3.5 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से आज सड़क बनाने का काम किया। हाईवेज और ब्रिजेस की जाल बनी। किरेन रिजिजू के साथ मेरा प्रवास वहां हुआ है। हमने दोनों देखा है कि भारत में अगर पानी पर सबसे लंबा पुल बना है, तो अगर कहीं बना है तो ढोला सदय ब्रिज ब्रह्मपुत्र पर हमारे असम के राज्य में बना हुआ है। और उसी के साथ किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में, पर उत्तर पूर्वी राज्यों को विश्व के साथ जोड़ने का अगर संकल्प किसी का रहा, तो भारत को म्यांमार और थाईलैंड के साथ सुपर हाईवे बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा। मुझे तो आश्चर्य हुआ सभापति महोदय कि इनके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, हमारा भी है पर मेरे साथी हैं, अरुणाचल प्रदेश के हमारे वहां के भी सांसद मेरे साथी, पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 2 उत्तर पूर्वी राज्यों में आजादी के 67 वर्ष बाद भी एक भी एयरपोर्ट नहीं। 9 सालों में अरुणाचल में एक नहीं लेकिन 3 एयरपोर्ट, तेजू, पासीघाट और होलोंगी बनी है, और सिक्किम में पाक्योंग। जिस अरुणाचल प्रदेश में केवल 9 हवाई अड्डे थे, आज उस अरुणाचल प्रदेश में सभापति महोदय 17 हवाई अड्डे हैं। 17 हवाई अड्डे। जो 7 सिस्टर्स कहलाती थी, उस समय में ये 7 निग्लेक्टेड सिस्टर्स थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आज उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय के मंत्र के साथ विकास का एक नया उदय पूर्वोदय में हो रहा है। मुझे दुख भी हुआ सभापति महोदय, और मुझे आश्चर्य भी हुआ। हमारी कोशिश रहती है कि इस संसद में कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप, हम एक दूसरे के साथ सहमत न हो, हम एक दूसरे की नीतियों पर, हमारी नीयत पर कटाक्ष जरूर करें, पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं होना चाहिए। और जो आरोप इस हाउस में किया गया कल सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं। मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है,
जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो। मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, सभापति महोदय, कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। हमारे सभापति महोदय, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस अब मेरा मुंह मत खुलवाना। सभापति महोदय, जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आए, इसका सत्य देश की जनता के समक्ष होनी चाहिए। जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक एक वर्ग का अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है, वो सत्य आज इस सदन के द्वारा देश की जनता के समक्ष जानी चाहिए। किसान, सभापति महोदय, इस देश की रीढ़ की हड्डी, 60% आबादी हमारी कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन अगर किसान का पीठ तोड़ने वाला कोई कालखंड रहा तो 2014 के पहले रहा। आज हमारा किसान को समर्थन मूल्य पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसकी खरीदगी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे हैं। सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है, खुजली बहुत आती है, खुजली बहुत आती है। आज हमारे किसान को, सभापति महोदय, धान की खरीदी में 90% वृद्धि हुई है, गेहूं की खरीदी में 75% वृद्धि हुई है। नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। हमारे समर्थन मूल्य की हम बात करें, 2014-15 में धान की एमएसपी 1360 थी, आज धान की एमएसपी 2183 है, 60% की वृद्धि हुई है। कल कपास की बात की गई, कपास की एमएसपी हम बात करें, कपास की एमएसपी 3350 रुपए होती थी, आज वही कपास की एमएसपी बढ़कर 6620 हो चुकी है, 80% की वृद्धि हो गई। सोयाबीन की एमएसपी 2560 रुपए होती थी, आज 4600 रुपए हो चुकी है, 80% की वृद्धि हुई है। तो जहां हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता समृद्ध हो चुका है, उसी के साथ साथ किसान के लिए जो सीमांत हमारा कृषक है, 80% हमारा कृषक आज भी सीमांत कृषक है, उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में किसान सम्मान निधि के जरिए 6000 रुपया प्रति वर्ष 11.5 किसानों के खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने पहुंचाने का कार्य किया। यही अंतर है तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में, सभापति महोदय। और इसी में मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस 6000 रुपए में 6000 रुपए अतिरिक्त मिलाकर 12,000 रुपया प्रति साल 80 लाख किसानों के खाते में डालने का कार्य किया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, उनका एक सपना था कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होना चाहिए, और आज उनके सपने को अगर साकार किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के आधार पर किया। 42,000 करोड़ रुपए की योजना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर 60 लाख लोग प्रभावित होंगे। ये वो बुंदेलखंड क्षेत्र है
जिसने अपने इतिहास में सूखी माटी के अलावा कुछ नसीब नहीं किया था, अध्यक्ष सभापति महोदय, आज वहां 11 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी, 105 मेगावाट की ऊर्जा का सर्जन होगा। और उसी के साथ इस परिवर्तन के स्केल पे भी मैं बात करना चाहता हूं। ये परिवर्तन का स्केल आजादी से 2003 तक 56 साल कांग्रेस की सरकार रही, 56 साल 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हुई थी। और 20 वर्ष में 2003 से 2023 तक 20 वर्ष में 45 लाख हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई हुई है, 6 गुना। और जहां अब फिर उत्तेजित हो गए, और जहां 56 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक योजना में 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दिलवाई। ये इसी बात का उदाहरण है सभापति महोदय कि डबल इंजन यानी डबल विजन। तुष्टीकरण से किसान का भला नहीं होता, बल्कि संतुष्टीकरण से ही किसान का भला होता है। गरीबों की अगर हम बात करें हमारे सभापति महोदय, योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को बैंक के अकाउंट से अलग रखा गया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 1 रुपया भेजा जाता है केवल 15 पैसे खाते में पहुंचता, मतलब 85 पैसे बिचौलियों की दुकान के आधार पर जाते। आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 50 करोड़ जन धन अकाउंट स्थापित करके 25 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डालने का कार्य किया गया है सभापति महोदय। हमारे गैस के कनेक्शन उज्ज्वला महिलाओं के लिए, हमारे घरों के 3.5 करोड़, हमारे क्षेत्र, हमारे देश की जनता को उत्पन्न करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। अर्थव्यवस्था की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने किया। मैं एक बात उनकी बात में जोड़ना चाहता हूं। स्कैम्स की लंबी लिस्ट कल गृह मंत्री जी ने पढ़ी थी। कोल का स्कैम हुआ, 2G का स्कैम हुआ, अनेक स्कैम हुए। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि जिस राह पर इंडिया नहीं लेकिन भारत चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां कोई निजी हित नहीं होगी, केवल राष्ट्र हित होगी, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। 9 साल में सभापति महोदय हम लोग 10 नंबर आर्थिक व्यवस्था के रूप से आज 5 नंबर तक पहुंचे जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज मुझे आश्चर्य है जब कहा जाता है कांग्रेस के एक नेता के द्वारा कि इस क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। कांग्रेस की नेता बयान देते हैं कि सरकार चाहे किसी के भी हो, लेकिन भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तो अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी है। तो ये इनएविटेबिलिटी की गारंटी आपने 9 साल पहले क्यों नहीं दी? कांग्रेस की सरकार के समय आजादी से आज तक 67 वर्षों में हम लोग केवल 12 नंबर से 10 नंबर पर पहुंचे, और जब 9 साल में 10 नंबर से हम 5 पर पहुंच जाएं तो अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी बढ़ जाती है। ये दोगली नीति कहां से हुई? और आज हमारे दोस्त अमोल कोले जी ने पर कैपिटा इनकम की बात उठाई। मुझे खुशी है उन्होंने उठाई। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय ये सुनते हुए कि भारत 67 सालों में भी सब साउथ अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम को हमने पार नहीं किया जब इनकी सरकार होती थी। 9 साल में पर कैपिटा इनकम आज डबल हो चुका है सभापति महोदय। हमारी सोच और विचारधारा, बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और लोन्स तो इनके समय में बच्चों का खेल हो गया था। एक कहावत थी कि फोन पर लोन, ये स्थिति हो गई थी। 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए का पहाड़ छोड़ के गए थे। आज उसकी सफाई अरुण जेटली जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने करके देश को आगे बढ़ने के लिए कैपेक्स की एक नई रचना की शुरुआत की। कभी हम कल्पना कर सकते थे
कि भारत में 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्रोग्राम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स का प्रोग्राम भी ऐसे कि 10 साल में 15,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी और एनडीए सरकार के समय में 26,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी। हाईवे की निर्माण की बात करें तो 67 वर्षों में 91,000 किलोमीटर के हाईवे और 9 वर्षों में, गडकरी साहब जी यहां बैठे हैं, 55,000 किलोमीटर की हाईवे 9 सालों में 1,45,000 किलोमीटर की हाईवे बनी। और यही स्थिति सिविल एविएशन के क्षेत्र में 74 एयरपोर्ट 67 वर्षों में और 148 एयरपोर्ट 9 वर्षों के अंदर। और इसी के साथ जो हमारा पावर डेफिसिट कंट्री था आज पावर सरप्लस हो गया। हम लोग स्टील इंपोर्टर होते थे, आज स्टील एक्सपोर्टर बन गए। 216 गीगावाट से 420 गीगावाट पर पहुंच चुके हैं। कोल के मामले में 565 बिलियन टन से 900 मिलियन टन और इस वर्ष 1 बिलियन टन का उत्पादन देश करेगा कोल का। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी नहीं है। आज भारत जो 2014 में 5 मिनट और 2014 में दूसरे देशों पर निर्भर होता था, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का सिग्नल दिया। जिस देश में हम लोग झोली निकालकर वैक्सीन की भीख मांगते थे, आज उसी भारत में 2 वैक्सीन का आविष्कार होता है और उत्पादन होता है। 220 करोड़ टीके लगते हैं, कोविन का एप्लीकेशन लगता है, एप्पल से एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, सेमीकंडक्टर से चंद्रयान 3। आज भारत का तिरंगा झंडा भारत में नहीं, विश्व में नहीं, चांद पर लगाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। ऑटो के सेक्टर में 7 नंबर से 3 नंबर, टेलीकॉम के सेक्टर में 12 नंबर से 2 नंबर। ये अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी नहीं है, ये सशक्त नेतृत्व और दक्षतापूर्ण सरकार का परिणाम है। मेरे सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि तीसरी पारी में भारत वे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक हम पहुंचाएंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। तो आज सभापति महोदय, ये स्वच्छ इंडिया अभियान की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है। मैं उनको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अधीरदा ने, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह का जगरनॉट चलते हैं, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह के जगरनॉट चलते हैं, सबको एकजुट होना जरूरी है। ये मजबूरी है, पॉलिटिक्स में तो मजबूरी रहती है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर 2 इंडियाज की बात करते हैं। ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौर्य और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं। ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो कोरोना जैसी भीषण समस्या में राजनीति पर उतर जाते हैं। और आज पिछले 2 दिनों से सभापति महोदय, मैं सुन रहा हूं विपक्ष को, कोई महाभारत की बात कर रहा है, कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की बहुत याद आई इनको। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, कोई पार्टी तो अपने संकल्प पत्र में डाल रहे हैं कि राम वन गमन पथ का हम संकल्प करते हैं।
मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। हमारी देश की आज 140 करोड़ जनता की आस्था और पीढ़ियों की सपना हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। तो आज इनको मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी बार भी, 2 बार आपको रिजेक्ट किया है, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहां स्थापित होगी। जी धन्यवाद। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज चल चुका है अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर। विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप इस सत्य को अपने झूठ के साथ पराजित नहीं कर सकते। मैं अंत में 4 लाइन करके अपना बात समाप्त करता हूं। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। आपातकाल लगाने वाले संविधान की रक्षा कर नहीं सकते। जनता विरोधी की जिनका रहा है इतिहास, कितने भी चेहरे बदल ले, कितने भी चेहरे बदल ले, जनता के हो नहीं सकते। जी धन्यवाद। श्री विजय हंसदा जी। जी जी जी, ये आपका विषय नहीं है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, ये आपका विषय नहीं है, ये आपका विषय नहीं है। विजय हंसदा जी बोलिए। जी सर 5 मिनट प्लीज। मैं अपने पार्टी जेएमएम के तरफ से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के समर्थन में खड़ा हुआ।